नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। ग्रेट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया इस प्रोग्राम में मैं हूं संतोष भारती और आप अभी 2 मिनट के बाद देखेंगे देश के एक ऐसे जर्नलिस्ट को जिस जर्नलिस्ट ने बंबई में रहते हुए बहुत कमाल किया और वो बंबई से उनकी सुगंध निकल करके सारे देश में पहुंची। फिल्मों के भी जानकार हैं और सारी टिप्पणियां बहुत साफ और सीधी करते हैं। मैं ग्रेट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया श्री प्रकाश हिंदुस्तानी को आपसे मिलवाना चाहता हूं। नमस्कार। हमारे साथ नमस्कार, हमारे साथ प्रकाश जी, आपका स्वागत है। और मैं प्रारंभ में जानना चाहूंगा कि आप अपनी पत्रकारी जीवन की यात्रा कैसे आपने शुरू की और कहां तक पहुंची, आपके उसमें क्या क्या व्यवधान आए, क्या क्या आपको उसमें पॉजिटिव चीजें दिखाई दी, और जिस दौर में आप थे उस दौर में आपके ऊपर दबाव आए या ना आए, ये सारे सवाल मेरे दिमाग में है जो आपसे मैं पूछना चाहता हूं। तो शुरुआत में तो मैं यही चाहूंगा कि आप अपने को थोड़ा सा एनालाइज करके और दर्शकों को बताएं कि प्रकाश हिंदुस्तानी है कौन। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकाश हिंदुस्तानी हूं। पत्रकारिता की शुरुआत मैंने की थी इंदौर के नई दुनिया अखबार से। उसके बाद अब तक लगभग 35 वर्षों में मैंने प्रिंट, टेलीविजन और वेब पत्रकारिता में काफी काम किया है। प्रिंट में मैंने नई दुनिया, दैनिक भास्कर, धर्मयुग, नवभारत टाइम्स, चौथा संसार और आखिर में प्रजातंत्र में काम किया। ये साप्ताहिक धर्मयुग इसमें शामिल है, सांध्य दैनिक चौथी दुनिया शामिल है, सुबह एक नया अखबार प्रजातंत्र उसमें शामिल है। नई दुनिया उस दौर में एक स्थापित अखबार था जिसने पत्रकारिता के नए नए कीर्तिमान कायम किए। विश्वसनीयता की बात जहां तक है, नई दुनिया में विश्वसनीयता पर बहुत ध्यान दिया गया। किसी भी खबर को छापने के पहले कम से कम 3 बार उसके तथ्यों की जांच की जाती थी, उसके बाद प्रकाशित किया जाता था। तो नई दुनिया का एक दौर ऐसा था जब मध्य प्रदेश में नई दुनिया में छपी हुई खबर ज्यादा विश्वसनीय मानी जाती थी। एक बार यह हुआ कि हर बार एक खास दिन इंदौर में स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया जाता है। जी, लोगों ने माना कि अवकाश होता है, लेकिन नई दुनिया ने खबर छापी कि अवकाश नहीं होता है। और उस दिन यह हुआ कि कई सरकारी कर्मचारी दफ्तर नहीं गए, लेकिन लोग जो जिन्हें दफ्तरों में काम था वे दफ्तर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने नई दुनिया में खबर पढ़ी कि आज अवकाश नहीं है। इतनी विश्वसनीयता उस अखबार की रही है। टेक्नोलॉजी की बात जहां तक है, उसमें संपादकों के रूप में राजेंद्र माथुर, राहुल बारपुते जैसे दिग्गज संपादक रहे हैं। और राजेंद्र माथुर के नेतृत्व में नई दुनिया ने नए नए प्रयोग किए, विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किया। जब आदमी चांद पे पहुंचा 69 में, तब नई दुनिया ने 4 पेज का एक विशेष पुल आउट छापा था मानव चंद्रमा पर। और हिंदी के किसी अखबार ने उस जमाने में, आप कल्पना कीजिए, 51 साल पहले विज्ञान कहां पहुंच रहा है इसके बारे में इतनी जानकारी थी। खास बात है कि जब इमरजेंसी लगी तब नई दुनिया पहला अखबार था जिसने नई दुनिया के खिलाफ, जिसने इमरजेंसी के खिलाफ नई दुनिया ने मुखालिफत की। और ये स्थितियां आ गई थी कि राजेंद्र माथुर की गिरफ्तारी अब संभावित थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश किन्हीं प्रभाव में वो बच गए, गिरफ्तार नहीं हुए। इसके अलावा नई दुनिया ने कई काम इस तरह किए थे। छपाई की दुनिया में क्रांति की, लेआउट की दुनिया में क्रांति की, प्रिंटिंग में सबसे पहले देश में कोल्ड कंपोजिंग सिस्टम, यानी पहले तो हॉट मेटल पे प्रिंट अखबार छपते थे, लेड होता था जिसमें हैंड कंपोज होता था, फिर मोनोटाइप आया, लाइनोटाइप आया। नई दुनिया वो अखबार था जिसने सबसे पहले मोनोटाइप का उपयोग किया और सबसे पहले ऑफसेट प्रिंटिंग को अपनाया। सबसे पहले उसने अपनी प्रिंटिंग में फोटो कंपोजिंग यानी लाइनोटाइप, मोनोटाइप से हटकर ये कंप्यूटर जनित प्रिंटिंग शुरू की थी। और खास बात है कि जब पहला अखबार, हिंदी का पहला अखबार नई दुनिया इंटरनेट पर था। और दैनिक भास्कर के बाद मुझे नई दुनिया के संपादक अभय छजलानी के सौजन्य से उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं वेब दुनिया में जाकर काम शुरू करूं। और आज से
22 साल पहले देश में पहला हिंदी का पोर्टल webdunia.com शुरू हुआ। मैं कह सकता हूं कि हिंदी में इंटरनेट में हिंदी समाचार को, हिंदी मीडिया को स्थापित करने वालों में मेरा भी इस नाचीज का भी मामूली सा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने हिंदी इंटरनेट पत्रकारिता में ही पीएचडी भी की और सोशल मीडिया पर एक किताब लिखी है। लेखन में मेरी, जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब किसी को ये आशा नहीं थी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, मुझे भी नहीं थी। और मैं एक दैनिक अखबार में रेगुलर कॉलम लिख रहा था इलेक्शन के बारे में। तो मैंने लिखा कि ये बिल्कुल गलत प्रचार हो रहा है और इसमें बीजेपी और मोदी के आने की तो कोई संभावना है ही। खैर जब नतीजे आए तो पूरा देश अवाक था, मैं भी अवाक था। मुझे आशा नहीं थी कि बीजेपी ने बहुमत से सरकार बनाएगी, आगे बढ़ के सरकार बनाएगी संगठन। तब मेरे एक मित्र ने मुझे कहा कि आपके विश्लेषण गलत हुए तो क्यों गलत हुआ, आप इसकी समीक्षा की। तो मैंने एक किताब लिखी, चाय वाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो किताब नरेंद्र मोदी पर नहीं है। कई लोगों को भ्रम है कि नरेंद्र मोदी पर किताब है, वो नरेंद्र मोदी पर चुनाव नहीं है, वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी की इलेक्शन स्ट्रेटेजी पर चुनाव है। उन्होंने किस तरह चुनाव लड़ा, उन्होंने अपने भाषणों में कौन कौन से मुद्दे उठाए, और साल भर पहले से किस तरह तैयारी की। पहले तैयारी ये की कि आडवाणी और दूसरे लोगों को हाशिए पर धकेला, खुद मुख्य धारा में आए, जिस तरह की हवा चलवाई कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूं, और लोगों से कहलवाया कि मोदी एक अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं। संघ के लोगों को ये समझाया कि भाई, तो इतनी सारी स्थिति। फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल उन्होंने जितनी चतुराई से की, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, कोई प्लेटफॉर्म, यहां तक कि उन्होंने अपना नमो ऐप जारी किया। तो सोशल मीडिया जैसे खतरनाक औजार का उपयोग करके वे सत्ता में आए। मैं अभी भी कहता हूं कि सोशल मीडिया एक इतना खतरनाक हथियार है कि जो हथियार या जो प्रभाव किसी को सत्ता में बिठा सकता है, वही प्रभाव सत्ता में से हटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। शायद इसीलिए ट्रोल आर्मी, जबरदस्त ट्रोल आर्मी बनाई गई है पूरे देश में। और ट्रोल आर्मी जो है वो अखिल भारतीय स्तर से लेकर राज्य, प्रदेश, ब्लॉक स्तर पर ट्रोल आर्मी है। आज आप एक निंदा करके देख लीजिए सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो आपका पूरा रोजनामचा, आपकी जन्मपत्री, आपके 7 जन्मों का पुश्तों का हिसाब बता देंगे। और जो गालियां आपने जिंदगी में कभी सुनी नहीं होंगी, वो गालियां भी सुनने को मिलेगी। तो ये मेरा अनुभव रहा। आजकल मैं सोशल मीडिया पर, और हाँ, और एक खास बात यह कि नरेंद्र मोदी पर वो किताब केवल 4 दिन में लिखी गई थी और उसका मुद्रण 2 दिन में हुआ था। नरेंद्र मोदी ने 26 मई को शपथ ली थी, 26 मई 2014 को, और 25 मई, उसके एक दिन पहले हमारी किताब का 150 पेज की किताब है, उसका विमोचन इंदौर प्रेस क्लब में किया था। श्रवण गर्ग हमारे वरिष्ठ संपादक के भी उसमें आए थे, प्रभु नारायण मिश्रा थे, यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर हैं, हेड एचओडी हैं, वो आए थे, और काफी सारे लोग आए थे। तो ये बड़ा अनुभव रहा। इतने मतलब 96 घंटे में पुस्तक और 2 दिन में छपना, और नरेंद्र मोदी की शपथ के पहले वो किताब बाजार में थी। बात और ये उसका नुकसान ही हो गया, कई लोग मुझे समझते कि मैं भक्त मंडली का सदस्य हूँ, तो जो नहीं हूँ, क्योंकि आजकल यह है कि पूरा देश 2 भागों में बंट चुका है, एक भक्त है और एक एंटी नेशनल ग्रुप है। तो अगर आप पत्रकारिता करते हैं, निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करना चाहें, तो आप पे तोहमत लगाई जाएगी कि आप क्या हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी ने कुछ काम अच्छे किए हैं, लेकिन नोटबंदी बहुत गलत काम है, जीएसटी को वो गलत तरीके से लाए और लॉकडाउन को गलत तरीके से निपटाए, ये आप नहीं कह सकते। पहला हिस्सा आप कह दीजिए कि नरेंद्र मोदी ने कुछ काम बहुत अच्छे किए। तब पूरा सफाई के लिए उन्होंने जो कार्य किया, स्वच्छता के लिए, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उनके योगदान को भुलाएगा कि स्वच्छता से इंदौर में मैं हूं, तो इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। कभी आप आए तो देखें कि इंदौर, वाकई आपको लगेगा कि इंदौर की स्वच्छता कई मामलों में दुनिया के किसी भी, यूरोप के किसी भी देश से ज्यादा अच्छी। तो ये उनका योगदान है। संतोष जी, बस यही है मुख्य बात है। तो जी प्रकाश जी, आपने बहुत खूबी के साथ अपना विश्लेषण किया। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि जब आपने पत्रकारिता शुरू की और अभी तक कर रहे हैं, अभी तक को मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं,
लगभग 2014 तक या 2016 तक जो पत्रकारिता आपने की, एम्फेसिस क्या होता था? प्रो पीपुल जर्नलिज्म होता था या प्रो पीपुल जर्नलिज्म नहीं होता था? किस तरह की पत्रकारिता के बीच में आप थे? आपको ज्यादा समर्थन मिलता था या समर्थन नहीं मिलता था? जो अपनी दुनिया है, पत्रकारों की दुनिया है, रिपोर्टर्स की दुनिया है, उसमें। आपने बहुत संतोषी, बहुत उम्दा सवाल किया है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जब हम पत्रकारिता में आए थे तब पत्रकारिता में मूल्यों का महत्व था। आज पत्रकारिता में कीमतों का महत्व है। तो वैल्यूज एंड प्राइस, जी। ये एक बड़ा खतरनाक गठजोड़, और ये क्षरण धीरे 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 करके हुआ। जब हमने शुरुआत की थी तब ये था कि अगर हमने लिखा तो आ, आप किसी धार्मिक ग्रंथ लिख रहे हैं, इस तरह एक एक चीज की पड़ताल होती थी। किसी गलत व्यक्ति को प्रश्रय न मिल जाए आपकी किसी खबर से, किसी नेता को गलत श्रेय न मिल जाए, किसी गलत आदमी की आलोचना से आप वंचित न हो जाएं। आप बिल्कुल खुलकर लिखिए कि ये व्यक्ति देश के हित में कार्य नहीं कर रहा है या ये फैसला गलत है। अब वो दौर धीरे 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 करके बदलने लगा। और इस दौर में चूंकि मैं बात कर सकता हूँ प्रिंट की, टेलीविजन की और नेट पत्रकारिता की, तो प्रिंट की बात मैं इस तरह कर सकता हूँ कि आज अभी तक जो प्रिंट का दौर है, ये लॉकडाउन के दौर में सबसे बड़ा खतरा प्रिंट मीडिया के ऊपर आया, सबसे बड़ा खतरा। और जी। प्रिंट मीडिया की हालत बहुत खराब है, ये सब जानते हैं। लेकिन वो पत्रकारिता जो मूल्यों से शुरू हुई थी, जो मूल्यों से शुरू हुई पत्रकारिता कीमतों पर आ गई है। और उस दौर में अखबार का पाठक मालिक होता था। राजेंद्र माथुर जी ने कहीं लिखा है कि अखबार का मालिक, अखबार छापने वाला कोई भी हो, कोई व्यक्ति हो, संस्था हो, भागीदारी फर्म हो, कंपनी हो, कारपोरेट हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, कोई भी, लेकिन अखबार का असली मालिक तो उसका पाठक होता है। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब विज्ञापनों का महत्व बढ़ने लगा तो ड्राइविंग सीट पर, अखबार की ड्राइविंग सीट पर पाठक जो है वो हाशिए पे चला गया। पहले पीछे की सीट, साइड की सीट पे गया, फिर पीछे की सीट पे गया, और अब उसे उतार दिया गया। अब अखबार जो छप रहे हैं वे किसी खास मकसद को लेकर छप रहे हैं। सत्य से उनका लेना देना बहुत कम बचा है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और पहले विज्ञापनों का महत्व था, लेकिन मुझे याद है नवभारत टाइम्स तक में हम ये कहते थे, कभी किसी एक दिन विज्ञापनदाता का फोन आया कि आपने अपने अखबार में हमारे खिलाफ खबर छापी है, हम तो आपके विज्ञापनदाता हैं। तब हम उनसे कह दिया करते थे कि आपने विज्ञापन दिया है, पैसे दिए विज्ञापन के, तो आपका विज्ञापन अखबार में छप गया है। खबर की जगह खबर छपेगी, विज्ञापन की जगह विज्ञापन छपेगा। लेकिन उसी टाइम्स ऑफ इंडिया में समीर जैन धीरे धीरे करके उस दौर में आ गए कि वो ये कहने लगे कि विज्ञापनों से खाली बचने वाली जगह में हम समाचार छापते हैं या कंटेंट छापते हैं। तो ये भारी पतन, वो टाइम्स ऑफ इंडिया समूह था जहां किताबों के विज्ञापन छपते थे आधे दरों पर। अगर कोई प्रकाशक अपनी किताबों का विज्ञापन छपाना चाहते तो 50% पे छापते थे। वहां यहाँ तक कि मैट्रिमोनियल में विधवाओं के विवाह नाम के विज्ञापन नाम मात्र के शुल्क पर छापे जाते थे। लेकिन अब वही टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट रिव्यू बंद कर दिया गया है, बुक रिव्यू बंद कर दिया गया है, क्योंकि समीर जैन की फिलॉसफी है कि भाई आपने पेंटिंग बनाई है, आप एग्जीबिशन लगा रहे हैं जहांगीर दीर्घा में या ताज दीर्घा में, तो क्या आप मुफ्त में पेंटिंग बेच रहे हैं? जब आप पेंटिंग लाखों में बेचते हैं या, तो हमें भी पैसे दीजिए। यहाँ उस कलाकार की वैल्यू नहीं बची जो बरसों से पैदा होकर 30 साल, 40 साल, 50 साल मेहनत कर रहा है। वो अगर उसे 1 लाख रुपए मिलते थे तो वो पेंटिंग, उसकी 30 साल की मेहनत के पेंटिंग के पैसे मिलते थे। 5 दिन की या 4 दिन की प्रदर्शनी के पैसे नहीं मिलते थे। लेकिन यह दौर बदला, और अब वो दौर आ गया जब मालिकों को विज्ञापनों से भी उनका पेट नहीं भर रहा है, और वे हर अखबार आज इवेंट कंपनी हो गया है। हर अखबार कोई गरबा करा रहा है, कोई फिल्म शो करा रहा है। तो ये अखबार कहां से कहां गए। इसके अलावा अखबार अखबार के मालिकों ने कई दूसरे धंधे कर दिए। उस जमाने में भी झूठ प्रेस कहा जाता था टाइम्स ऑफ इंडिया को, लेकिन झूठ झूठ इंडस्ट्री के बारे में कोई ऐसा विज्ञापन या खबर छापने का दबाव नहीं होता, कभी दबाव नहीं होता। मुझे याद है मैं तब नया नया उत्साह में था नवभारत टाइम्स में।
हमारे संपादक विश्वनाथ सचदेव जी थे, वो छुट्टी पर थे। तो एक दिन जोश से मैंने कहीं पढ़ा कंटेंट और एक लेख लिख दिया कि दिल्ली जिस तरह स्वतंत्र एक स्टेट है या केंद्र शासित राज्य है, इस तरह बंबई को भी, तब बंबई था, मुंबई नहीं हुआ था, बंबई को भी एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और वो मेरे हाथ में था, मैंने रविवारी में मुख्य आमुख कथा के रूप में प्रकाशित कर दिया और नाम छाप दिया अपना। अब सोमवार के दिन बाल ठाकरे तक खबर पहुंची, उन्होंने राम तनेजा, तब टाइम्स ऑफ इंडिया के जीएम हुआ करते थे, तब मालिकों का इतना दबाव नहीं था, राम तनेजा ही सर्वे सर्वा थे, तब इतने संपादक भी नहीं होते थे, एक संपादक प्रधान संपादक। तो उन्होंने राम तनेजा को फोन लगाया गया बाल ठाकरे की तरफ से कि तुम ये भैया लोगों का पेपर छाप रहे हो जो मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहता है, और हम लोग प्रदर्शन करने आ रहे हैं, तुम कल इसके बारे में माफी मांगो और जिसने लिखा उसको नौकरी से निकालो, वरना हम टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रदर्शन करेंगे और हिंसक कार्रवाई करेंगे। जब हमारे संपादक को ये बात पता चली, जब राम तनेजा ने हमारे संपादक को फोन किया और कहा किसने ये लेख लिखा था, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, आपका मतलब है विश्वनाथ जी को? हाँ, विश्वनाथ जी को फोन आया, तो विश्वनाथ जी ने उनसे कहा कि देखिए, संपादक मैं हूं और इसमें प्रकाशित होने वाली हर एक एक शब्द के लिए मैं जिम्मेदार हूं, तो प्रकाश हिंदुस्तानी आपके पास मिलने नहीं आएंगे, जो कुछ बात करनी होगी वो बात मैं करूंगा, और जो भी कार्रवाई आपको करनी हो वो आप मेरे खिलाफ करिए, मैं संपादक। तो वो संपादक का दबदबा था। और आज मैं देखता हूँ कि संपादक इस तरह के, आप बंबई दिल्ली में हर संपादक देखिए, वो अलग अलग मंत्रालयों में अपनी गोटी बिठाने के लिए बैठता है, कहीं ब्यूरोक्रेट्स के पास जा रहा है, कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जा रहा है। तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति। इवन राजेंद्र माथुर संपादक थे, कितनी बार उन्हें न्योता आया प्रधानमंत्री कार्यालय से, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री तब उन्होंने कि राजीव प्रधानमंत्री मिलना चाहते हैं, तो एक बार राजेंद्र माथुर उनसे मिलने के लिए चले गए। जब वो आ गए तो अगले दिन उनके ऑफिस से एक फोन आया कि आपने इंटरव्यू तो छापा ही नहीं राजेंद्र पीएम का। तो उन्होंने कहा कि मुझे पीएम ने मिलने के लिए बुलाया था, इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं था, और अगर उन्हें इंटरव्यू करना होगा तो हमारे पत्रकार राम शरण जोशी करेंगे या आलोक मेहता करेंगे या हमारा कोई ब्यूरो का कोई रिपोर्टर करेगा, मैं संपादक हूं और मेरा काम किसी का इंटरव्यू करना नहीं। तो ये हिम्मत थी संपादक की, जो कहता था जो पीएमओ में इस तरह की बातें कर सकता था। अब पीएमओ तो बहुत बड़ी चीज है। जी प्रकाश जी, यहीं पे एक सवाल कि जो जिस तरह की पत्रकारिता का जिक्र आप कर रहे हैं, राजेंद्र माथुर जी की या आपने विश्वनाथ जी की जो बात की, ये उस दौर की पत्रकारिता का सामान्य स्तर था, यानी सभी लोग इस तरीके से करते थे या सिर्फ आप ही लोग करते थे, कुछ ही संपादक करते थे? मेरे ख्याल से कुछ ही संपादक करते थे, सब तो नहीं करते थे। लेकिन दुर्भाग्य यह है संतोषी कि आज एक भी संपादक ऐसा नहीं है, या 2 या 3 नाम गिने वाला लेंगे। वो दौर था जब संपादक एक स्टार होता था, मगर संतोष भारती स्टार थे उस जमाने में जब वो चौथी दुनिया निकला था। तो अब देखिए कि अब स्टार संपादक तो कोई बचे ही नहीं। अच्छा, दूसरी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि जो न्यूज एंकर है, उन्हें लोगों ने बुद्धि का पुतला मान लिया है कि अगर आप किसी भी चैनल पर न्यूज पढ़ रहे हैं तो आप बुद्धि के पुतले हैं, आप न्यूज एंकर हैं। तो समाज में जो बदलाव आया, तमाम कार्यक्रम होते हैं छोटे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में भी, तो वहां उन्हें इस तरह पेश किया जाता है कि वो बहुत बुद्धि के पुतले हैं। जबकि आप जानिए कि एक एंकर को 2 घंटे तो मेकअप में लगते हैं और 6 घंटे वो बेचारा टेलीप्रॉम्प्टर के सामने बैठा रहता है, उसे पढ़ने लिखने का तो समय ही नहीं मिलता। इसीलिए वो बता देता कि 2000 के नोट में चिप लगी है, वो इसीलिए बता देता कि उसे पढ़ने लिखने का टाइम मिलता ही नहीं। तो ये बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है कि पढ़ने का टाइम, पहले जमाने में संपादकों को पढ़ने का बहुत समय भी मिलता था और संपादक अपने लोगों को पढ़ने का समय देते थे। आप याद कीजिए, दिनमान के रघुवीर सहाय साप्ताहिक पत्रिका थी, उसमें कितने लोगों का स्टाफ था और एक व्यक्ति 1 या 2 कॉलम या पेज ही देखता था। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो या प्रयाग शुक्ल हो या विनोद भारद्वाज हो, उनको पढ़ने का बहुत समय मिलता था, पढ़ पाते थे। और दफ्तरों का माहौल बौद्धिक था। आप दिनमान के कार्यालय में जाके या नवभारत टाइम्स में जाके या चौथी दुनिया में भी आप मुद्दों पे बात कर सकते थे। अब मुद्दे गौण होते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही
अफसोसजनक बात है, लेकिन यह बदलाव का दौर है, इसलिए हमारे अफसोस करने से भी कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम एक निमित्त रहे उस दौर के। लेकिन आश्चर्य होता है कि अब हमारे संपादकों के पास पढ़ने का समय नहीं, क्योंकि संपादक मैनेजर हो गए। उन्हें सर्कुलेशन की भी चिंता है, उन्हें विज्ञापन की भी चिंता है, उन्हें एचआर की भी चिंता है, और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की भी चिंता है। अपने, और सबसे बड़ी बात है, उन्हें अपनी नौकरी बचाने की चिंता है, सबसे बड़ी चिंता। तो उस दौर में चाहे गिरिलाल जैन हो या राजेंद्र माथुर हो या ये जी हो या रघुवीर सहाय हो, मैंने ये देखा कि उन्हें अपनी नौकरी बचाने की चिंता नहीं होती थी। संपादक का कद, उस व्यक्ति का कद इतना बड़ा होता था कि नौकरी उसके लिए उतनी बड़ी चीज नहीं होती थी। अब ये हुआ कि बौने लोगों को संपादक बना दिया गया, कहीं प्रधान संपादक, कहीं चीफ एडिटर, कहीं एडिटर इन चीफ या एडिटोरियल डायरेक्टर। तो उन लोगों की, अच्छा दूसरी बात है कि तब उतनी तनख्वाहें भी नहीं थी। अब संपादक को मर्सिडीज चाहिए, अब संपादक को ऑडी चाहिए, उसको फार्म हाउस चाहिए दिल्ली में। तो उतनी महत्वाकांक्षा उस दौर में संपादकों के पास थी नहीं, उतने पैसे भी नहीं थे। लेकिन संपादकों की इज्जत बहुत थी। आप जानते कि नाउ टाइम्स ऑफ इंडिया समूह में संपादकों को जो लंच मिलता था, वो लंच ताज होटल से आता था। और संपादकों को अधिकार था कि वे किसी एग्जीबिशन में जाकर 1 लाख रुपए तक की पेंटिंग खरीद सकते हैं। वे अपनी इच्छा से नियुक्ति कर सकते थे, अपनी इच्छा से प्रमोशन दे सकते थे। अब संपादक चाहे कि वो किसी एक रिपोर्टर की तनख्वाह 1,000 बढ़ाना चाहे, तो एचआर उसमें कहता है कि नहीं बढ़ा सकते, कंपनी प्रॉफिट में नहीं। तो ये बड़ी विचित्र स्थितियां हैं संतोष। प्रकाश जी, आपने मेरा ख्याल है व्यंग कभी लिखा नहीं, लेकिन आपने व्यंग में बहुत सारी चीजें कह दी जो आज की पत्रकारिता के चेहरे का नकाब उसने उतार दिया। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं, और ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा तो बहुत सारे मेरे पास ऐसे सवाल हैं, और बहुत सारे लोगों ने आपके बारे में कहा है कि आपके जैसा पत्रकार जिसने सामाजिक राजनीतिक विषयों को भी रिपोर्ट किया और जिसने फिल्म को भी अच्छी तरह से देखा, आप बंबई में थे, तो उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ ग्रेट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया प्रकाश हिंदुस्तानी है। प्रकाश जी ने आज बहुत सारी चीजें कहीं, व्यंग में भी कहीं और साफ साफ भी कहीं। मुझे नहीं पता था प्रकाश जी इतनी चुटीली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। साफ भाषा का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन साफ और चुटीली में एक फर्क होता है, और जब आदमी चुटीली भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसमें दर्द होता है, अपनी तकलीफ होती है, पत्रकारिता की तकलीफ होती है, जिसे प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने हम लोगों के सामने रखा। प्रकाश जी, जिस तरह से आप बंबई में थे तो आपने फिल्मों को भी देखा, और आपसे इसलिए बातचीत करना चाह रहे हैं कि पिछली बार हमने एक चीज देखी कि हमारे देश में एक नई चीज शुरू हो गई। जिस तरीके से आपने कहा कि मूल्य समाप्त हो गए और कीमत बीच में आ गई, उसी तरीके से टेलीविजन जर्नलिज्म जहां घूम रहा है, और हमारी संवैधानिक संस्थाएं, जिसमें हम सीबीआई का नाम ले रहे हैं, ये जहां घूम रही हैं, इससे नहीं लगता कि भारतीय समाज में न्याय की आशा बहुत दूर जा रही है? सीबीआई को जिम्मा सौंपा गया था कि आप एक हत्या या आत्महत्या का पता लगाएं, किसने हत्या की, अगर हत्या नहीं की तो आत्महत्या के पीछे कौन लोग थे। वो लोग खामोश हो गए। ईडी को सौंपा गया कि पैसे का इतना 15 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी रकम लगी ईडी को कि 15 करोड़ रुपए की हेरा फेरी हुई है, जिसका आरोप लगा, लेकिन उसके बारे में भी कुछ नहीं अभी तक आया, दोनों ही सबूत नहीं है। तब एनसीबी को सामने लाया गया, नारकोटिक्स ब्यूरो को, और नारकोटिक्स ब्यूरो ने जिस बचपने के साथ सवाल जवाब किए, और सवाल जवाब जो सामने आए, और इसमें एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं एक दूसरा सवाल करूंगा आपसे, कि सीबीआई ने ऑफिशियली एक प्रेस रिलीज जारी की और उसने कहा कि ये टेलीविजन चैनलों पर जितनी तीर और तुक्के लगाए जा रहे हैं, ये गप के सिवाय कुछ नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ।
ना हमने ये सब पूछा, ना हमने ये सब किया। ये सीबीआई का ऑफिशियल वर्जन है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते और आपने जितनी चीजों को देखा है, उसको देखते हुए आपको ये किस तरह की पत्रकारिता लगती है कि खड़े होकर के आदमी एक पूरी कल्पनाशीलता के साथ और अर्थहीन कल्पनाशीलता के साथ रिपोर्ट कर रहा है और हिंदुस्तान के दर्शक को दिन दहाड़े मूर्ख बना रहा है, दिन दहाड़े बेवकूफ बना रहा है, और इसको लेकर के कहीं कोई चर्चा नहीं है। लोग दिन दहाड़े एक जैसे एक सी ग्रेड की फिल्म देखते हैं, उस तरीके से इन टेलीविजन चैनल्स को, न्यूज चैनल्स को देख रहे हैं। प्रकाश जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब भी छुपा हुआ है। देखिए सर, आज के दौर में यह है कि कई लोगों को यह लगता है कि मैंने एक छोटी सी पोस्ट फेसबुक पे लिखी रविवार को कि रविवार का दिन है, आप देखिए, उससे 200 से अधिक लोगों ने शेयर किया और कई लोगों ने उस पर टिप्पणी की। तो अधिकतर लोगों ने जो टिप्पणी लिखी वो ये थी कि हम तो वो चैनल, न्यूज चैनल इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, वो कपिल शर्मा पीछे रह गए। अब जब हम बोर हो जाते हैं दिन भर बैठे बैठे काम करके, तो क्या करें, चलो वो चैनल लगा दो। तो उन चैनलों के सामने चिंता यह है कि इस पूरे खेल को आप समझें तो यह है, अपने दर्शकों को समझाना चाहें तो यह है कि जो पीछे शक्तियां काम कर रही, वो तो एक है टीआरपी देवी या देवता, गॉड और या गॉडेस ऑफ टीआरपी। वो हमारे टीवी चैनलों की भगवान है, खुदा है। तो टीआरपी देवी के पीछे ये हमारे सारे चैनल, सारे मतलब एक दो चैनल को छोड़ दीजिए तो सारे चैनल उनके सामने बेली डांस करते नजर आते हैं कि क्या करें आप, हमें अपनी टीआरपी बढ़ानी कैसे भी करें। और ये टीआरपी का खेल इतना खराब है, या इस तरह बनाया गया है, टीआरपी का खेल बनाया गया है परचेसिंग पावर के हिसाब से। और पूरे देश की टीआरपी आप देखिए, जो टीआरपी के जो यंत्र लगे हैं, मशीनें लगी हैं, उनमें लगभग 20% टीआरपी का पैमाना मुंबई की टीआरपी है। अगर मुंबई के लोग देखते हैं, मुंबई के 100% लोग टीवी देखने लगे तो 20% टीआरपी उसकी हो गई। मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, लेकिन मध्य प्रदेश का टोटल टीआरपी में 4% योगदान भी नहीं। बिहार इतना बड़ा राज्य, इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका उसमें 4-5% योगदान भी नहीं। तो जो लोग, तो विज्ञापनदाता ये देखता है कि मुंबई के लोग क्या देख रहे हैं, हम वहां पर विज्ञापन दे सकते हैं, क्योंकि मुंबई के लोगों के पास परचेसिंग पावर है, वे लोग खरीद सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं और उपलब्ध है उनके पास। मैं बस्तर में रहता हूँ और अगर मैं कुछ चीज खरीदना चाहूं तो वो मुझे खरीदने में 2 हफ्ते लग जाएंगे, चीज मेरे घर तक डिलीवर होने में। लेकिन मुंबई जो है टीआरपी का हब है, और ये जो गॉड और गॉडेस है टीआरपी के, ये बदलते रहते हैं, हर पल बदलते हैं। एक दौर देखिए आप, अगर देखिए जब 1995 से टीवी चैनल शुरू हुए, तब आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव टीआरपी के देवता थे। लालू प्रसाद जब भी टीवी पे आते थे तो उस चैनल की टीआरपी बढ़ जाती थी। और लालू यादव इतने बुद्धिमान आदमी हैं, मैं उनको इतना बुद्धिमान कहता हूं, वो है भी बुद्धिमान, और उन्होंने बहुत त्याग किया है। जीपी के आंदोलन के वक्त, ये नए लोगों को शायद पता नहीं है, और भ्रष्टाचार के मामलों में चारा घोटाला अभी तक उसके कोई असली अंतिम अंजाम तक पहुंचा नहीं है। लेकिन जो भी हो, उन्होंने कई क्रांतिकारी काम किए। एक तो रेलों को उन्होंने, लेकिन तब लालू यादव टीआरपी के मुख्य देवता थे। लालू यादव हर टेलीविजन चैनल के मालिक दबाव डालते थे कि लालू जी का इंटरव्यू आप दिखाइए, क्योंकि हमें टीआरपी उनसे मिलती है, लालू से। तो लालू यादव का एक दौर में टीआरपी में उनका महत्व था, मुलायम सिंह यादव का महत्व था, मायावती का महत्व था अपने दौर में। लेकिन जब सत्ता बदलती है और मालिक बदलते हैं टेलीविजन चैनलों के, तो वे अपने अपनी मर्जी से अपने अपने खुदा बनाते जाते हैं। आप देखिए, एक दौर था जब नरेंद्र मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी का भाषण 2014 के शुरू में, मई में चुनाव हुए थे, उसके पहले आप देखें, या 2013 के अंत से लेकर चुनाव तक, 2014 के चुनाव तक, नरेंद्र मोदी जब भी टीवी पर आते थे तो टीवी की टीआरपी बढ़ जाती थी, और वो टीआरपी 1-1.5 साल तक बढ़ती है। ये पिछले दिनों ही हुआ ऐसा, ये दुर्भाग्य या सौभाग्यजनक घटना हुई कि उनकी मन की बात को ज्यादा डिसलाइक मिले, ये इतिहास में पहली बार।
वरना पहली बार हुई, टीआरपी, बिल्कुल। वो टीआरपी के एक मसीहा नरेंद्र मोदी थे। तो ये सब हमारे टीआरपी के मसीहा हैं। अब यह है कि देखिए, बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो हम सुशांत सिंह के लिए न्याय मांग रहे हैं। फिर बंगाल में चुनाव होंगे तो हम रिया चक्रवर्ती के लिए न्याय मांगेंगे। जब हिमालय में चुनाव होंगे तो झांसी की रानी आके चुनाव में खड़ी हो जाएंगी। तो हमारे सबके सबके जो मकसद है, सबके मकसद कुछ अलग है। अच्छा, सुशांत के लिए न्याय, जो व्यक्ति इस धरती पे नहीं है, जो जिंदा नहीं है, जिसके बारे में ये भी पता नहीं है कि उन्होंने आत्महत्या की या हत्या की, कोई अभी फैसला नहीं आया है, आत्महत्या माना जाता है, उनके बारे में न्याय की बात करते हुए कितने लोगों को निशाना बनाया गया, 1 से 2, 3, 4। फिर आप ये देखें कि मुंबई जो टीआरपी का हब है, वहां एक ऐसी सरकार बैठी है जो दिल्ली की आंखों में खटक रही है, और तोता उसके इशारे पर काव काव करने लगा। तो तोता को मिठू मिठू बोलना चाहिए, लेकिन वो काव काव कर रहा है क्योंकि उसके आका चाहते हैं कि वो काव काव करे। तो ये बड़ी ट्रेजेडी की बात है। अभी आपने तीनों संस्थाओं का जिक्र किया, ईडी, ईडी भी अपने मालिक के इशारे पर कोई तथ्य, कोई दस्तावेजी सबूत नहीं मिला, कोर्ट में जाएंगे तो। और अभी भी देखिए, जो नारकोटिक्स ब्यूरो ने जो रिया के भाई की गिरफ्तारी की, मुझे नहीं पता रिया अपराधी है या नहीं है, रिया का भाई अपराधी है नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है और उसके पास से 1 ग्राम भी, 1/2 ग्राम भी, 1/10 ग्राम भी नशीला पदार्थ आप बराबर नहीं कर पाए, तो जाहिर है। हाँ। तो ये कैसी गिरफ्तारी हुई कि आप, लेकिन ये इसके पीछे कुछ और तत्व होंगे, और वे कौन तत्व हैं पूरे। कई बार आप देखिए कि जो पर्दे के पीछे जो कठपुतलियां नचा रहा है, वो व्यक्ति कोई और है। सवाल ये था कि किस तरह महाराष्ट्र की सरकार को निशाने पर लाया जाए। फिर ये चैनलों का अपना अपना द्वंद्व हो गया, जैसे मल्ल युद्ध होता है, एक चैनल अखाड़े में किसी और को पुकार रहा है, दूसरा चैनल अखाड़े में किसी और को पुकार रहा है, दूसरे एक पहलवान को मतलब पुरस्कार मिल गया तो दूसरा पहलवान दुखी है कि हमारे अखाड़े वाले को भी इनाम मिलना चाहिए, तो वो भी कोई ना कोई बात कर रहा है। तो ये पूरी चीज इतनी प्रकाश जी, मेरा सवाल था कि सीबीआई जो इतनी बड़ी संस्था है, जिसे इतनी धूमधाम के साथ उतारा गया रिया चक्रवर्ती सुशांत राजपूत केस में, सीबीआई कुछ तलाश नहीं पाई अभी तक जब हम और आप बात कर रहे हैं। इसलिए गिरफ्तारी के लिए आपने एनसीबी का इस्तेमाल किया, और वो भी कुछ छुट भइए ड्रग पैडलर्स के बयान के ऊपर आप अरेस्ट कर रहे हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आप सरकार हैं, पर सवाल ये कि इसमें एक नया खेल मुझे दिखाई दे रहा है जिसपे मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस प्रोग्राम आपका है, मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं आपकी उसके ऊपर स्पेशलिस्ट के तौर पे टिप्पणी। 1966 में अमेरिका में हिप्पीइज्म आया, हिप्पियों का युग आया, और उस समय ड्रग्स के नाम पर हशीश और चरस और हीरोइन का प्रचार हुआ, लेकिन लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते थे। कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया कि इसको पीने के बाद हमको हम ट्रांस में चले जाते हैं। जब हम हशीश या चरस का इस्तेमाल करते हैं ट्रांस में चले जाते हैं, पर ये बात फैली नहीं। उसी समय कुछ लोगों ने एनजीओ बनाए और उन्होंने कहा कि हम हशीश और चरस और हेरोइन का विरोध करेंगे। अचानक उनको बहुत बड़ी बड़ी मदद पैसों से मिलने लगी कि आप सारी दुनिया में इसका प्रचार कीजिए कि हशीश, चरस, हेरोइन, ये तीनों चीजें पीने से आदमी को किस तरीके के सुख की अनुभूति होती है, किस तरीके से वो अपने दुखों से दूर चला जाता है। और उन लोगों ने इसका सारी दुनिया में जम करके बड़े बड़े सेमिनार करके खबरें फैलवा करके प्रचार शुरू किया। 20 साल के बाद पता चला कि ये तो जो ड्रग्स माफिया, जो पैडलर, जो इसको बेचना चाहते थे, जो उत्पादक थे हशीश के और चरस के, ये उन लोगों के द्वारा इसलिए फंड किए गए एनजीओज थे क्योंकि वो चाहते थे कि ये नाम
और इससे किस तरीके से आदमी ट्रांस में जाता है ये लोगों को पता चले। और परिणाम क्या हुआ? हिप्पी आंदोलन को उन लोगों ने बढ़ावा दिया, नौजवानों ने इसको पकड़ा, और आप याद कीजिए कि 66 से लेकर के 70 तक सारी दुनिया में 2 साल के भीतर ये चरस, हशीश, हीरोइन ये फैल गई बिल्कुल बुरी तरह से। इसको फैलाने में कौन थे? इसके उत्पादक थे, इसके व्यापारी थे, जिन्होंने अपने खिलाफ सेमिनार्स को प्रमोट कराया। उसी तरीके से मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि इस समय जो बंबई में ड्रग्स माफिया है, क्या उसने टेलीविजन चैनलों का, खासकर अर्णब गोस्वामी का, खासकर आज तक का, खासकर जी का, इन सब चैनल्स का, या बाकी चैनल्स का भी नाम ले लीजिए, न्यूज नेशन वगैरह बहुत पिद्दी हैं, लेकिन आप ये बताइए कि क्या इनका इस्तेमाल किया? क्योंकि इन सब लोगों ने उन माइल्ड दवाओं का नाम हर एक के पास पहुंचा दिया कि अगर आप थोड़ी किक चाहते हैं तो ये दवा लीजिए, ज्यादा किक चाहते हैं तो ये दवा लीजिए। रिया चक्रवर्ती ये दवा बेचती थी, शौविक ये दवा लेके आता था, ये लोग जो ड्रग पैडलर्स थे ये दवाएं बेचते थे, यानी भेज कंज्यूम करते थे। ये सारी चीज अब इस देश के पब्लिक डोमेन में है। दवाओं के नाम कैसे आसानी से मिल सकती है, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये जो खेल हुआ है कि हमारे देश की नई पीढ़ी को, नौजवानों को जो 20, 22, 24 साल के हैं, उनको नशे की दुनिया में ले जाने में इन टेलीविजन चैनल्स ने जाने या अनजाने कितना बड़ा रोल प्ले किया है, मैं इसके ऊपर आपसे टिप्पणी चाहता हूं। आदरणीय संतोष जी, देखिए, प्रचार दो तरह का होता है, एक तो नेगेटिव, एक तो पॉजिटिव प्रचार और एक होता है नेगेटिव प्रचार। अगर मैं कहूं कि इस कंपनी का टेलीविजन बहुत अच्छा है तो ये पॉजिटिव हुआ, लेकिन मैं कहूं कि इस कंपनी का टेलीविजन बहुत महंगा है और ये आपकी औकात के बाहर है, तो ये भी एक प्रचार है। नेबर्स एनवी ऑनर्स प्राइड आपने सुना होगा कि एक टीवी कंपनी अपने विज्ञापन की लाई नहीं थी। तो नकारात्मक प्रचार भी प्रचार है, लेकिन हम उस खेल को हमारे देश के लोग समझ नहीं पाते। अब ये कितना आसान हो गया उस कंपनी के लिए, वो या उन ड्रग पेडलर्स के लिए, कि मेरे पास वही दवा है जो सुशांत लेता था, या मेरे पास मैं वो दवा बेचता हूं जो शौविक लेता है, या तुम परेशान हो कोई बात नहीं, ये सुशांत वाली दवा ले लो, या शौविक वाली दवा ले लो, या रिया वाली दवा ले लो। तो प्रचार तो उनका हो ही गया है, और ये पत्रकारिता के मूल्यों के खिलाफ है कि आप इस तरह के नशीले पदार्थों के नाम प्रकाशित करें। कायदे से इस पर प्रेस काउंसिल को आपत्ति करनी चाहिए, मीडिया काउंसिल है नहीं, लेकिन आपत्ति करनी चाहिए। लेकिन हम लड़ाई लड़ते व्यक्तिगत लड़ाई लड़ते हमारे चैनल, एक तो व्यक्तिगत लड़ाई, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, और दूसरा टीआरपी के लिए जिस तरह कर रहे हैं उसमें वे किसी भी हद तक जा सकते। तो मुझे लगता है कि ये शुद्धता प्रचार है, और हो सकता है, कोई आश्चर्य नहीं कि इस तरह जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके शिकार, उनके जाल में फंस गए ये चैनल और ये मीडिया वाले, हो सकता है। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण दूं, हमारे यहाँ क्या होता है, मैं इंदौर में हूं, तो मीडिया का इस्तेमाल लोग अपने तरीकों से करते हैं। जैसे इंदौर में एक बहुत अच्छा अस्पताल है, MY अस्पताल, 1948 से चल रहा है, मतलब वो रेफरल अस्पताल है। वह उस अस्पताल के कई डॉक्टर हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, तो वे डॉक्टर खुद प्रचारित करते हैं कि MY अस्पताल में डॉक्टर अच्छे के इलाज ठीक नहीं, ताकि जो पेशेंट है वो अस्पताल में न जाए, उनके पास जाए कि डॉक्टर तो अच्छे हैं। तो नेगेटिव प्रचार ही प्रचार है, और इसका फायदा तब, इसका पूरा नजारा तो चुनाव में हम देख ही चुके हैं कि किस तरह, जब गुजरात के चुनाव में ये कहा गया कि ये लाशों के सौदागर, जब सोनिया गांधी ने विधानसभा चुनाव में, गुजरात के विधानसभा चुनाव में कहा कि ये लाशों के सौदागर, तो लोगों का वोट किस तरफ गया? तो
कई बार आप कहते हैं कि ये चीज मत खाना, आप अपने बच्चों को माता पिता कहते हैं कि बेटा ये काम मत करना, तो वो पहले उस तरफ जाते हैं कि अरे हमें उस तरफ जाने से क्यों मना किया। तो अब ये कहना कि ये ड्रग पेडलर हैं, ये गैर, और ठीक है आप सर, अब तक ये बताइए सीबीआई हर साल 600 मामलों की जांच करती है मोटे तौर पर, तो कितने मामलों की रिपोर्टिंग चैनलों में होती है, कितने मामलों की रिपोर्ट अखबारों में होती है, तो गिने चुने मामले होते होंगे, जब तो कोई बहुत ही वीवीआईपी मामला व्यक्ति न हो। जबकि करोड़ों अरबों के घोटालों की जांच ईडी, अरबों के घोटालों की जांच ईडी करती है, उसके बारे में एक दिन 5 मिनट की खबर नहीं दिखाई जाती। तो मूलतः हमारे भटका हुआ मीडिया है, एक तो टीआरपी के लिए काम करते हैं, दूसरे अपने मालिकों के लिए काम करते हैं और मालिकों के हितों के लिए काम करते हैं। इसके आगे कुछ देखने में सक्षम नहीं है। जो हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है, देश के व्यापक हित क्या है। तो आप एक बात देखिए, जब इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, प्रीवी पर्स खत्म किया था, एलआईसी का जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण नेहरू ने किया था 56 में, उस दौर में अखबारों में कैसी खबरें छपती थी, कितनी समीक्षा होती थी कि इसका कितना महत्व है। बैंक में जब एक आम आदमी घुस नहीं पाता था, 5 स्टार होटल की तरफ बैंक थे, तब कहा गया था कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से एक आम आदमी बैंक में जा सके। और अब हम उन्हीं चीजों को हम बता रहे हैं कि सरकारी बैंक खराब है, प्राइवेट बैंक अच्छी है। एक रेलवे जो देश की लाइफ लाइन है, लाखों लोगों को रोजगार देती है, करोड़ों लोग रेलवे के कारण अपनी आजीविका कमा पा रहे हैं, वरना कई लोग अपने काम पे ना पहुंच पाए। उस रेलवे का निजीकरण हो रहा है। तो इन सब मुद्दों पे बात करने की हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि देश पूछता है या भारत जानना चाहता है। तो देश क्या जानना चाहता है, ये बड़ी विचित्र बात है। और पूरा का पूरा शो जो बौद्धिक चर्चा है, वो किस तरह आपको लगती है कि मुझे लगता है कि वो एक कॉमेडी शो में तब्दील हो जाती है। जो गंभीर मुद्दा है किस तरह कॉमेडी शो में तब्दील हो रहा है। और ये मेरी अकेले की राय नहीं है, आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो कई लोग कहते हैं कि किस तरह। तो जो क्लिपिंग यहाँ वहां आती है सोशल मीडिया पे, वे क्लिप भी वो चैनल वाले ही प्रसारित करते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं कि देखिए हमने कितना अच्छा किया। तो पत्रकारिता में आकर मुझे ये रूप देखकर बड़ा आश्चर्य होता है, किस तरह दूसरे लोगों के इशारों पर नाचने लगे पत्रकार, चाहे या न चाहे, चाहे या न चाहे, लेकिन वो दूसरों के इशारों पर कार्य कर रहे हैं। तो उनकी मौलिकता खत्म हो गई है और बड़ा मतलब ऐसा संकट का काल है जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती। संतोष। प्रकाश, ये जो एक नई लड़ाई शुरू हो गई है कि देश का प्रतिनिधित्व कौन करता है। नेशन वांट्स टू नो, देश जानना चाहता है, देश ये कह रहा है। अब नरेंद्र मोदी जी नहीं कहते हैं, अब टेलीविजन चैनल के अलग अलग एंकर या जो भी अपने टेलीविजन चैनल को पाताल में ले जाना चाहते हैं, और जो भी पाताल का राजा हो उसको वो अपना आदर्श मानते हैं। ये इस समय युद्ध चल रहा है कि देश किसके साथ है, देश की आवाज कौन है, देश की धड़कन कौन है, और इस देश के लोग किस टीवी चैनल के साथ हैं। तो मुझे लगता है थोड़े दिनों में एक सर्वे आएगा आपके पास, यही लोग करवाएंगे जो कहेंगे कि नेशन वांट्स टू नो, या देश जानना चाह रहा है, या देश ये मांग कर रहा है कि इसको जेल भेजो। जेल क्यों नहीं भेजा, देश तुमको फांसी पे चढ़ा देगा। और वो कोर्ट के ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं, सीबीआई के ऊपर तो दबाव डाल ही रहे हैं कि देश चाहता है ये लोग गिरफ्तार हों, देश चाहता है इनको इस तरीके की सजा मिले। और आपकी हिम्मत है, आप सजा नहीं दे रहे हैं। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, लड़के लेकर के माइक मुंह में घुसा रहे हैं और वो इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधिकृत व्यक्ति हैं। हमने आपसे सवाल पूछा, आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस चैनल के सवाल से वो भाग गया, इस चैनल के सवाल से वो भाग गया। हमने सवाल पूछा, जवाब नहीं। ये क्या पत्रकारिता है भैया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक नई चीज जो शुरू हुई है, इसका एक सर्वे की डिमांड होनी चाहिए कि चलो देश के लोगों से पूछ ही लो और कि कौन देश का प्रतिनिधित्व करता है।
उसी को हम लोग मान लें कि ये संपादक जी हैं, ये टीवी चैनल है, ये देश की आवाज है। इसके इसके कहने के ऊपर सीबीआई को चलना चाहिए, इसके कहने पे एनसीबी को चलना चाहिए, इसके कहने पर अदालत को चलना चाहिए। अदालत का मतलब सुप्रीम कोर्ट को चलना चाहिए। बड़ा विचित्र बात है। देखिए, इस वक्त देश में सैकड़ों संस्थान है जहां पत्रकारिता सिखाई जा रही है। पहले कम संस्थान थे, लेकिन वहां पत्रकारिता पढ़ाई जाती थी। उन संस्थानों में लाखों रुपए फीस देके अपने जीवन के साल बर्बाद करने के बाद जब वो टीवी चैनल में जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपको हम कहेंगे कि फला का इंटरव्यू लाओ, तो आप ला सकते हो या नहीं, ये इस पर आपकी आपकी सारी प्रतिभा इस बात पर निर्भर। आप रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू नहीं कर पाते क्योंकि रिया आपसे नहीं मिल रही है, तो आप रिया चक्रवर्ती के चौकीदार से, खानसामा से, लिफ्टमैन से, सब्जी वाले से, धोबी से, किसी का भी इंटरव्यू लेके कि आपने क्या देखा। अब मुझे ये नहीं पता कि पिछले सोमवार को मैंने डिनर में क्या खाया था या परसों मैंने लंच में क्या खाया था, लेकिन वो लिफ्टमैन को पता होना चाहिए कि 2 महीने पहले रिया चक्रवर्ती से 5 बजे मिलने या 4 बजे मिलने के लिए कौन आया। ये उस लिफ्टमैन से हमारी अपेक्षा है। और ये अपेक्षा इसलिए है क्योंकि जो विद्यार्थी या जो नौजवान पत्रकार बनने के लिए आया है, उसके साथ जो बर्ताव होता है चैनल में, जो इनपुट डेस्क जो बर्ताव करती है और आउटपुट डेस्क का जो दबाव होता है, वो ऐसा होता है कि आप तो जाके कुछ भी करो, आप हमें तो रिया के बारे में खबर दिखा दी। तो अब रिया चक्रवर्ती हो या शोभिक हो या उनके बारे में कुछ भी हो, हमें वो दिखानी। एक बात आपने नोटिस की होगी कि जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो सारे मीडिया हाउसेस में, सारे प्रमुख मीडिया हाउस में उस कलाकार के बारे में कोई ना कोई कहानी आने लगती कि फला हीरो बिल्कुल बिल्कुल अपनी पत्नी के साथ गया या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया, या फलाने को कोरोना हुआ तो उसकी गर्लफ्रेंड को भी कोरोना हो गया, तो पता चलता है कि उसकी फिल्म आने वाली होती। तो इन सब लोग, जो लोग इसमें निशाना बना रहे हैं एक दूसरे को, उन सबके पीछे कोई ना कोई कंधा है, उन सबको कंधों की तलाश है। तो चैनल वाले को एंकर, चैनल मालिक को एंकर का कंधा चाहिए, एंकर को प्रोड्यूसर का कंधा चाहिए, प्रोड्यूसर को ट्रेनी का कंधा चाहिए, बस उन्हें कुछ न कुछ दिखाना ही है। अब लोग ये कहते हैं कि साहब, चैनल वाले बोलते हैं कि हमें तो ये देखना है। तो मुझे ये पूछना है, मैं कई बार कहता हूँ कि लोगों ने क्या मोर्चा निकाला क्या रिपब्लिक चैनल या अर्नब गोस्वामी के घर पे कि हमें रिया की खबर दिखाइए या हमें फलाने की खबर दिखाइए या आंदोलन किया। आप याद कीजिए, दूरदर्शन अकेला था एक दौर में, विनोद दुआ साहब एक कार्यक्रम किया करते थे और वो कार्यक्रम इतना लोकप्रिय था। और उस जनवाणी कार्य जी कार्यक्रम जनवाणी का, हाँ, उस कार्यक्रम में कई मंत्री आने के लिए बेताब होते थे, लेकिन मंत्रियों से जितने तीखे सवाल किए जाते थे, जबकि दूरदर्शन एक सरकारी उपक्रम था और है, लेकिन जितने बुलंद सवाल किए जा सकते थे मंत्री से, वो सब उन सवालों के बारे में आप आज की तारीख में कल्पना नहीं कर सकते। नहीं अब कर तो सकते। बिल्कुल जो एक और कारण है, जो जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, चैनलों के जो संपादक, अखबार में संपादक होते, चैनल में जो भी हो, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हो या कर्ता धर्ता हो या उसकी ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, उन सबको मालिकों ने टारगेट दे दिया। तो आप देखिए कि हर साल 2-4 इवेंट वो मालिक, वो चैनल के प्रमुख करते रहते कि फलाना इवेंट कर रहे हैं, 50 लोगों को उससे बुलाएंगे, किसी 5 स्टार में कार्यक्रम होगा और 10-20 मंत्रियों को बुला के उनकी चमचागिरी की जाएगी। मैं चमचागिरी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ जो बहुत घटिया शब्द है, क्योंकि ये शब्द भी जो कृत्य करते हैं उसके आगे छोटा है। आप देखिए कि एक ही लाइव शो में बदमाशियों का स्तर यह है कि अगर कोई व्यक्ति सत्तारूढ़ दल के व्यक्ति के खिलाफ कोई बात बोल रहा है या सत्तारूढ़ दल के खिलाफ बोल रहा है, तो स्टूडियो से उस व्यक्ति का जो विरोध में बोल रहा है उसका ऑडियो म्यूट कर दिया जाता है। मतलब आप अगर सरकार की स्तुति करेंगे तो दर्शक तक आपकी आवाज पहुंचेगी, लेकिन अगर आप आलोचना कर रहे हैं तो हम उसको बीच में सेंसर कर देंगे। तो ये सब सेंसरशिप, इसके लिए तो कोई मीडिया को, प्रेस काउंसिल ने कहा नहीं कि आप इनकी आवाज दबा दो या इनकी आवाज दबा दो। तो ये जो तरीका है ये कल्पना से परे है। और जब एक दौर था लोग कहते थे कि अकेला दूरदर्शन पक्षपातपूर्ण खबरें नहीं दिखाता,
ये पक्षपातपूर्ण खबरें, दूरदर्शन निष्पक्ष खबरें नहीं दिखाता, पक्षपात की खबरें दिखाता है। जब प्राइवेट चैनल्स आ जाएंगे तो खबरें ज्यादा निष्पक्ष और सही दिखाई जाएंगी। और आज के दौर में मुझे लगता है कि दूरदर्शन ही एकमात्र चैनल है जहां खबरें सबसे विश्वसनीय है और उद्देश्यपूर्ण खबरें हैं। सरकारी पक्ष है उसमें, लेकिन थोड़ी बहुत जगह तो उसमें विपक्ष के लिए भी है। लेकिन हमारे निजी चैनलों में अच्छा विपक्ष की को जगह कैसे दी जाती है भी बड़ा दिलचस्प है। अगर सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता को 5 मिनट का समय दिया गया है तो सत्तारूढ़ दल का प्रवक्ता के सबसे अच्छे संवाद वहां लिए जाएंगे, सबसे अच्छे विजुअल चलेंगे पार्टी नेता के। लेकिन विरोधी पार्टी है तो विरोधी पार्टी के नेता के सबसे घटिया हास्यास्पद वीडियोस चलाएंगे, क्लिप चलाएंगे, और उसकी आवाज अच्छी नहीं होगी, उसके बयान में काट छाट करेंगे क्लिप में। ये सब जो सुपर सेंसरशिप हो गई। और ये लोग कहते हैं कि नेशन वांट्स टू नो, तो देश किसी दिन, ये बहुत दिन नहीं चलने वाला। देखिए लोगों ने इन चैनलों को देखना बंद कर दिया। मैं खुद 3 साल से नहीं देखता हूं। मैं अपने कितने ही दोस्तों से कहता हूँ टीवी देखते तो बोलते हैं इंटरटेनमेंट के लिए 2 ही शो देखते हैं, एक कपिल शर्मा का शो और दूसरा देश जानना चाहता है। तो ये स्थिति तो उनकी हो गई है। तो ये कितनी हास्यास्पद बात है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा संतोष जी, कि जब देश के लोग खुद आगे आएंगे और इन लोगों के कॉलर पकड़ के कहेंगे कि देश जानना चाहता है कि तुमने जो किया है उससे हम कौन से शब्दों से नवाजें और तुम्हें कहाँ दफन करें। ये इतना गुस्सा लोगों के मन में है, क्योंकि देश की समस्याएं जो है, बेरोजगारों की समस्या, किसानों की, वो सब गायब। क्योंकि टीआरपी देवी बेरोजगारों की खबर दिखाने से टीआरपी देवी प्रसन्न नहीं होती। वो ये दिखाने से होती कि रिया चक्रवर्ती किस तरीके का नशीला पदार्थ लेती थी, सुशांत की कितनी गर्लफ्रेंड थी, सुशांत की पुरानी गर्लफ्रेंड क्या कहती है। और ये लोग तो अंतर्यामी हो गए चैनल। इन अंतर्यामी लोगों को पता होता है कि सीबीआई ने कौन से सवाल किए, ईडी ने कौन से सवाल किए, नार्कोटिक्स ब्यूरो ने क्या सवाल किए और इन्होंने क्या जवाब दिया। तो ये अंतर्यामी लोग हैं, इनके बारे में आप क्या कहते हैं संतोष? मैं आपकी बातचीत से जो समझा और उसमें मैं अपनी थोड़ी सी समझ मिला दूं कि सुशांत को न्याय नहीं मिलने वाला, उसकी हत्या हुई थी या आत्महत्या, ये लोगों के सामने नहीं आने वाला, क्योंकि इसको लोगों ने इतना उलझा दिया और खासकर सीबीआई को इतना उलझा दिया कि वो किसी नतीजे पर पहुंचना ही नहीं चाहती। अब सीबीआई का काम नारकोटिक्स ब्यूरो कर रहा है। नारकोटिक्स ब्यूरो तो सीबीआई नहीं है, वो हत्या का मुकदमा नहीं चला सकते। तो जिन लोगों ने सुशांत को न्याय दिलाने की बात की है, वो चुनाव के लिए ठीक है, पर सुशांत राजपूत की वो इच्छा कि मेरी मौत का खुलासा हो, मुझे नहीं लगता वो कभी हो पाएगा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो जांच करने वाली तीनों एजेंसियां हैं, वो तीनों ही एजेंसियां केंद्र की, उनमें से किसी भी एजेंसी पर महाराष्ट्र सरकार का कोई अधिकार नहीं, नियंत्रण नहीं है। तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार से बार बार सवाल करना, तो ये तो वैसा ही है कि जब देश की आर्थिक स्थिति गिर रही है और आप विपक्ष के नेता से सवाल करें कि इकोनॉमी क्यों गिर रही है। ये वैसा ही है कि जो जवाबदार आदमी है वही बता सकता है कि उसे क्या करना चाहिए। अब चौथी दुनिया में क्या छाप रहा है, आप ही तय कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जाके आपके ड्राइवर से पूछे कि क्या छाप रहे हो तुम, तो ये ऐसा सवाल, तो उन्हें समझ में आना चाहिए। लेकिन स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं, मीडिया की दशा बदतर होती जा रही है। और सोशल मीडिया पर इसमें क्योंकि कोई संपादक नहीं है, तो वो बेलगाम घोड़ा है, उसमें कौन क्या करेगा। और अंततः आप जाएंगे कि सबके पीछे अंततः बिजनेस है, कारोबार है। यहाँ भी सोशल मीडिया की जो कंपनियां, उनके पीछे उनके अपने हित हैं, उनके बड़े बड़े हित हैं, जो अभी पूरी तरह लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब उनका नियंत्रण बढ़ जाएगा तब स्थिति और भी भयावह हो जाएगी, ऐसा मुझे डर संतोष। प्रकाश जी, आज का प्रोग्राम समाप्त करने की अनुमति आपसे चाहते हैं। और दर्शकों, आपने देखा कि ग्रेट जर्नलिस्ट कैसा होता है, प्रकाश हिंदुस्तानी जैसा होता है। हम इस प्रोग्राम को अभी समाप्त करते हैं। जितने पहलू हमने समेटे, और हम प्रकाश जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जितना मैं चाह रहा था उससे बहुत ज्यादा विस्तार से बातों को बताया।
और अगर हम उन्हें अचानक बुलाएंगे, क्योंकि ये अभी मसला बंबई की दुनिया का अभी और उलझाया जाएगा, हमें उलझाया जाएगा, हमें आपस में लड़ाने की भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि अभी वो सारे सवाल जिंदा हैं जो सवाल लोगों के सवाल हैं। लोग अपने सवालों का उत्तर न जानना चाहें, इसके लिए उन्हें भटकाया जाएगा। इसके लिए प्रकाश जी से अच्छा कोई विश्लेषक हो नहीं सकता, उन्हें फिर हम तकलीफ देंगे। प्रकाश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम को समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। ग्रेट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया प्रकाश हिंदुस्तानी को हम धन्यवाद देते हैं और इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी संतोष जी, और मजा आया। आप इतने वरिष्ठ हैं, मेरे इतने वरिष्ठ हैं, और आपने इतना सम्मान दिया, मैं इसके लिए बहुत आपका आभारी हूँ।